नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात के 19 जिलों की 89 बैठकों पर कल होगा मतदान। प्रशासन ने की चाक चौबंद तैयारियां। पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिखाया जीरो बिजली बिल। गुजरात की जनता से भी निःशुल्क बिजली का वादा। और वडोदरा के सिंधरोड में पकड़ा गया 500 करोड़ का ड्रग्स। खेत में ड्रग्स बनाने वाले 5 गिरफ्तार। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में बने 329 मतदान केंद्रों पर कल होने जा रहे मतदान को लेकर तंत्र चाक चौबंद है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में कल चुनाव होंगे और इसको लेकर 329 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए मतदान ईवीएम समेत स्टाफ रवाना हो गया है। यहां के 44 संवेदनशील केंद्रों पर तंत्र की बाज नजर रहेगी। यहां पर चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और वहीवटी तंत्र समेत 1645 कर्मचारियों द्वारा चुस्त व्यवस्था की गई है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, होमगार्ड समेत करीब 780 कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में 64 धांगध्रा हलवद विधानसभा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता द्वारा ईवीएम में कैद होगा। गुजरात के अहमदाबाद में चुनाव सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों के सामने बिजली के जीरो बिल पेश किए। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार त्रिकोणीय जंग स्पष्ट नजर आ रही है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में आयोजित जनसभा में लोगों के सामने सबूत के तौर पर बिजली के जीरो बिल पेश किए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जो कहा वह करके दिखाया है। सबूत के तौर पर वे अपने साथ 25,000 लोगों की बिजली के जीरो बिल लेकर आए हैं। लोगों को शक था कि क्या यह हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया है। मैं आज वो बिल लेके आया हूं आपके सामने, जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं। 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है, ये देख सकते हैं आप, बिल पड़े हैं, बिजली के बिल ये भी है। 25,000 बिल लेके आया हूं। कोई भी बिल आप चेक कर सकते हो, ले लो। नाम है, एड्रेस है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नाम लिखा हुआ। आज की डेट तक, टिल डेट, लगभग 75 लाख मीटर है पंजाब में बिजली के मीटर। 61 लाख घरों को बिजली का बिल जीरो आया। मैं 25,000 तो एक जस्ट छोटा सा एक नमूना लेके आया हूं सिंबॉलिकली। 61 लाख आउट ऑफ 75 लाख जो मीटर हैं उनका बिजली का बिल जीरो आया। और दिसंबर का जो बिल होगा उसमें 67 लाख का हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होती है तो एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, कंजप्शन कम हो जाती है। और जनवरी का जो बिल होगा उसमें 71 लाख आउट ऑफ 75 लाख घरों का बिजली का बिल जीरो आएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। गुजरात एटीएस द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर वडोदरा के सिंधरोड में छापेमारी कर 500 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया गया है। इस मामले कई लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की गई, जिस पर डीजीपी आशीष भाटिया ने जानकारी दी। गुजरात एटीएस ने वडोदरा निकट सिंधरोड गांव के पास खेत में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें 500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। इस मामले एटीएस द्वारा जांच की जा रही है और मुख्य सूत्रधार के रूप में सौमिल पाठक का नाम सामने आया है। जैसे आपको जानकारी है, वडोदरा जिला का ये सिंधरोड जो गांव है, वहां से एक ये इलीगल फैक्ट्री, चालू फैक्ट्री, नारकोटिक्स बनाने की, एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। और ये करीब 1.5-2 महीने से ये फैक्ट्री जो है वहाँ पर कार्यरत थी। और इसमें मुख्य जो प्लेयर हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, सौमिल पाठक करके आरोपी है। इसके साथ में दूसरे 4 लोग हैं और इनके पास से कुल
63 किलो जितना जो है MD ड्रग पकड़ा गया है और साथ साथ 80 kg जो है वो लिक्विड भी मिला है और टोटल इसकी कीमत जो है लगभग 478 करोड़ रुपए इसकी कीमत होती है और इसमें 5 आरोपी जैसे मैंने बताया उनकी धरपकड़ हुई है और अभी फर्दर इनको FIR दाखिल करके और पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई इनके खिलाफ जो है चलेगी। ये सभी आरोपी हैं कुछ ना कुछ पहले गुने में, चाहे वो नारकोटिक्स का गुना हो या मारामारी का हो। एक आरोपी वो 302 के केस में भी पहले मतलब पुराने ये लोग हैं और आरोपी हैं और इनके ऊपर पहले भी केसेस हुए हैं और ये ज़्यादातर माल जो है बॉम्बे में सलीम दोला नाम का जो आरोपी है उसको भेजने का इन लोगों का प्लानिंग था और उसके साथ बातचीत करके 1-2 बार इन्होंने माल जो है वो भेजा भी है और सलीम दोला जो है फ़िलहाल इसमें फ़रार है। अभी उसकी तपास की जाएगी और इनकी पूछपरछ करके और जितने इसमें एंगल है कहाँ कहाँ माल दिया और इसमें जो रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो कहाँ कहाँ से लेके आए वो सारी आगे जो है वो तपास और फैक्ट्री के बारे में आगे तपास करें। नहीं, अभी तक ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेज पे कोई इन्वॉल्वमेंट। हाँ, ये जैसे बताया कि वो नडियाद का जो मोहम्मद शफी मिस्किन दीवान जो है वो थोड़ा थोड़ा माल जो बचता था उसमें से वो लेता था, बाकी ये ज़्यादातर माल बॉम्बे जाता था, जो मैंने नाम दिया बॉम्बे जाता था। भावनगर विधानसभा के चुनाव के मतदान से एक दिन पहले जयसिंह मकवाना ने भाजपा द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाने का आरोप लगाया है। भावनगर शहर के पश्चिम विस्तार के निवासी जयसिंह मकवाना ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की ओर से भाजपा शहर उप प्रमुख रघुभा गोहिल द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए रात को भेजे जाने का आरोप लगाया है। એમાં એવું છે કે આ કુંભરવાડા વિસ્તારની અંદર છેલ્લા 40 વર્ષથી હું સેવા આપી રહ્યો છું અને સમગ્ર વિસ્તારના વોટ હું જે કહું એ રીતે વોટ પડતા હોય છે પાર્ટીને કોંગ્રેસમાં। તો એમાં એ લોકોને ખબર છે કે આગેવાન તરીકે આ વિસ્તારની અંદર એક જયસિંહ મકવાણા છે, તો એને આપણે કંઈ લાલચ પ્રલોભન આપીને આપણા કરી લઈએ અને કાં તો નહીં તો પછી 2 દિવસ બહારગામ જતા રહે એવી રીતની મિટિંગો એ લોકોએ ગોઠવેલી અને ત્યારબાદ મારી ઉપર 2-3 દિવસથી ફોન આવતા હતા। રઘુભાઈ અને ગિરીશભાઈ જીતુભાઈ વાઘાણીના ભાઈ બોલો, બરાબર છે। તો મને કે ભાઈ 2 દિવસ તમે બહારગામ જતા રહ્યો અને આ તમને 1 લાખ રૂપિયા આપીએ છીએ। તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, આપણે જોઈએ છે કીધું। તો મને કે એમ નહીં, તમારે અહીંથી ભાવનગર છોડી દેવાનું રહેશે, કાંઈ વાંધો નહીં મેં કીધું। અને મેં 1 લાખ રૂપિયા સ્વીકારી લીધા અને મેં મારા ઉમેદવારને જાણ કરી કે આવી રીતે છે ભાઈ, બરાબર છે। એટલે ઉમેદવારે કીધું કે આપણે સવારે પ્રેસ મીડિયામાં આપી દઈશું। આ લોકો હવે હાર નિશ્ચિત છે આ લોકોની અને હાર ભાળી ગયા છે એટલે પૈસાથી વોટ લેવા માટે નીકળી પડ્યા છે। અમારા ઉમેદવાર કે ગોહિલ। વડોદરા શહેરની પાણીની પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર છે। મહી નદીનું પાણી પ્રદૂષિત થવા માંડ્યું છે। ભરતીને ઓટમાં પ્રદૂષિત પાણી મહીસાગરના ઇન્ટેક વેલ સુધી આવે છે। ભૂગર્ભ જળ પ્રદૂષિત થયા છે। 25% ઓજી વિસ્તાર સહિત એરિયામાં પીવાના પાણીની લાઈનો નથી। ગાયકવાડી જૂની લાઈનો જર્જરિત થઈ ગઈ છે, તેને રિપ્લેસ કરવામાં નથી આવી। વડોદરા શહેરમાં નાગરિકો ગંદા પાણી પીવાથી મૃત્યુ પામે છે। વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પ્રદૂષિત પાણી આપવામાં આવે છે, ગંધાતું પાણી આપવામાં આવે છે। હું આ સમસ્યા માટે લડીશ, હું લડીશ વડોદરા માટે। गुजरात के भावनगर में आप पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष कोमल कोटड़िया ने आप पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। एक और जहां गुजरात में 1 दिसंबर को होने जा रहे प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार कार्य पूर्णतया बंद हो गया है, वहीं दूसरी ओर 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए अब भी चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है। इसी बीच भावनगर में कल आयोजित जेपी नड्डा की आम सभा में आम आदमी पार्टी से परेशान होकर आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष कोमल कोटड़िया ने भारतीय जनता पार्टी का खेस पहना।
वे इससे पहले भी महानगर पालिका के चुनाव लड़ चुकी हैं। यह चुनाव के बीच भी पार्टियां बदलने का चुनावी समीकरण अभी जारी है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर भाजपा की भव्य जीत की उम्मीद जताई और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कतई विश्वास नहीं करती। भारत में रहने वाला चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, जो भारत का है वो भारत का है। हम भारतीय समाज को तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भारत की अस्मिता, भारत के गौरव, भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है, और चाहे किसी भी जात, किसी भी कौम, किसी भी मजहब का क्यों। इससे बड़ा है अभी गुजरात के ही रहने वाले हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरीके से गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी जी के नेतृत्व में एक हमें जबरदस्त कामयाबी मिली। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही धारा 370 यह समाप्त हुआ है। श्री भूपेंद्र पटेल जी जिस समय वो बने थे, लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, क्या होगा, कैसी सरकार चलेगी। लेकिन हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है और जमीन पे उन्होंने फैसले लिए, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस मंच से भी उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में भूपेंद्र पटेल जी जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाओं और निर्णय पर सवाल उठाए। पहले चरण में सौराष्ट्र और साउथ गुजरात, कल कैंपेन शाम को उनका खत्म हो गया और कल मतदान है, और जिस ढंग की रिपोर्ट्स दोनों जोन से कांग्रेस पार्टी के पास आई है
लोगों के मन में जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन से जो परेशानी है, वो मतदान के जरिए कल सामने आने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने लगातार गुजरात को दिए इस चुनाव को जीतने के लिए। गृह मंत्री जी लगातार गुजरात में बने रहे हैं और अब तो पूरी दिल्ली खाली हो गई। 40 भारत सरकार के मंत्री, जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनके सभी मुख्यमंत्री, आसाम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सब राज्यों के मुख्यमंत्री आप गुजरात में गली गली में घूम रहे हैं। और हमने पहले ही कहा कि कोई अच्छा काम किया होता तो इतना परेशान होने की उनको जरूरत नहीं थी। जिस ढंग से उनकी सभाओं में लोग जा नहीं रहे, कुर्सियां खाली है, उनकी जो गौरव यात्रा थी 10 दिन के लिए तय की थी, 7 दिन में उनको खत्म करनी पड़ी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है गुजरात में। और उसके इतर कांग्रेस की जितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई है, सबके विजुअल्स है मेरे पास। हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 27 साल बाद इस चुनाव में गुजरात की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। और ये कल की वोटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। 5 तारीख को जो मतदान होगा उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। और जो टारगेट हमने कहा था 125 प्लस सीट जीत के इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बौखलाहट में कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अब की बार चुनाव का प्रबंधन किया है, बिना शोर शराबे के, ये जो परसेप्शन की राजनीति में जो लोग यकीन करते हैं और जिसका जमीनी राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता, उनको अब की बार असलियत का अंदाजा 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब होगा। सेंट्रल फोर्सेस की ड्यूटी लगाई जाती है। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है वो तैनात होते हैं। पोलिंग डे के भी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो बक्सों को उनकी देखरेख में स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि तो होते ही हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। और पिछले 3 दिन से देखिए, सरकार भले 27 साल से हमारी नहीं हो, लोग तो हमारे भी हैं, अफसरशाही में भी लोग हैं जो परेशान हैं। वो चुपचाप रात को रघु भाई को बता देते हैं आकर कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका को सीमित किया जा रहा है और गुजरात पुलिस, होमगार्ड, या तो ठेके की पुलिस है, मैंने सुना, टेम्पररी पुलिस, उन लोगों की देखरेख में बक्सों को ले जाया जाएगा, उनकी सुरक्षा में बक्सों को रखा जाएगा। नियत क्या है, मंशा क्या है? इसलिए ये बात हम आपके माध्यम से आज पूरे गुजरात तक पहुंचाना चाहते हैं कि सजग रहिए। ना केवल लोकतंत्र खतरे में है, गुजरात का भविष्य भी खतरे में है। गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय पटेल के लिए कन्हैया कुमार ने मतदाताओं से वोट अपील की। गुजरात विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में आगे बढ़ रहा है। 1 दिसंबर का चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है, लेकिन दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभी बाकी है। लगातार राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने वडोदरा की रावपुरा बैठक से दावेदारी कर रहे संजय पटेल के हक में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन टिक नहीं पाई, क्योंकि मोटा भाई सूटकेस लेकर वहां पहुंच गए। भाजपा परिवर्तन के नाम पर
मुख्यमंत्री बदल रही है। ऐसे में अगर सरकार में परिवर्तन चाहिए तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि वोट देना कि नहीं देना यह लोगों को तय करना है, लेकिन सरकार की नाकामियों को ध्यान में रखना जरूरी है। कन्हैया कुमार ने इस बार परिवर्तन के रूप में कांग्रेस पार्टी को वोट करने की वडोदरा की जनता से अपील की। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से गुजरात के सभी माताओं, बंधुओं, बहनों को नमस्कार करता हूं। ये गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा है और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा जो रूट है वो गुजरात नहीं आ रही है। इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा की जो भावना है वो भावना लेकर के आए हैं और वो भावना ये है कि गुजरात के लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, इन सवालों को ही गुजरात चुनाव में विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए और इसी बात को लेकर के, इसी संदेशे को लेकर के कि देश जब एकजुट रहेगा, जब गुजरात के लोग एकजुट रहेंगे, उनका जो रोजी रोटी का सवाल है उस पर जब सरकार की जवाबदेही तय होगी तो उसी से गुजरात की प्रगति होगी, उसी से गुजरात का विकास होगा। विश्वामित्री रिवरफ्रंट डेवलपमेंटनी मोटी मोटी वातो थई, प्रोजेक्ट प्रपोजल बन्या, होर्डिंग्स लाग्या, मोटा मोटा प्रेजेंटेशन थया। आज दिन सुधी ऑफिशियली एक पण विश्वामित्री नदीनो डीपीआर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंटमां मूकवामां આવ્યો નથી। फक्त इलेक्शनનો एजेंडा बनावी विश्वामित्री नामे छेल्ला 15 વર્ષથી રાજનીતિ થઈ રહી છે। વડોદરા શહેરના નાગરિકોને સપના બતાવવામાં આવી રહ્યા છે। એના સિવાય વિશ્વામિत्री નદી માટે કંઈ બી થયું નથી। હું વહો વિશ્વામિत्री અભિયાન સાથે સંકળાયેલી હતી। મારું સપનું છે કે વિશ્વામિत्री નદીની આજુબાજુ એક બાયોશિલ્ડ બને, 1 કરોડ વૃક્ષ વવાય, એના લીધે આખા મધ્ય ગુજરાતનું, વડોદરા શહેરનું તાપમાન 5 ડિગ્રી ઓછું થશે, વડોદરા શહેરના ભૂગર્ભ જળો ઉપર આવશે અને વડોદરા શહેરમાં એક રળિયામનું વાતાવરણ થશે। હું લડીશ, વિશ્વામિत्री નદી વહે એના માટે લડીશ, હું લડીશ વડોદરા માટે। गुजरात में राजकोट पूर्व क्षेत्र विधानसभा बैठक के कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राज्यगुरु द्वारा एक सभा में बोले गए शब्द फिलहाल चर्चा का केंद्र हैं। राजकोट विधानसभा के पूर्व बैठक के कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रनील राज्यगुरु द्वारा अपनी चुनाव प्रचार सभा के दौरान अल्लाहू अकबर बोले जाने और वहीं सामने से लोगों का हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है कि यह आदर्श आचार संहिता और आरपी एक्ट 1951 की धारा 123(3)(a) का उल्लंघन है। भाजपा ने इंद्रनील राज्यगुरु के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की है। नोटा यानी किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं, यह बटन हर ईवीएम में होता है, अतः इस प्रावधान का उपयोग भी मतदाता कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हर नागरिक को मतदान करने और कोई भी उम्मीदवार पसंद न आने पर किसी को भी अपना मत न देने का अधिकार है। इसके लिए सभी ईवीएम में आखिरी बटन नोटा का होता है, जिसमें आपका वोट तो दर्ज होता है लेकिन यह वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं जाता। इसी पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ लोगों को जागरूक किया। नामदार सुप्रीम कोर्टना आदेश अनुसार તમામ નાગરિકોને હક આપેલો છે કે કોઈપણ ઉમેદવાર મતને લાયક ન હોય તો છેલ્લું બટન દબાવવાનું। સાથે સાથે નોટા એ નકારાત્મક મત નહીં પરંતુ હકારાત્મક છે। જોવા જઈએ તો જે પણ ઉમેદવારો ચૂંટણીમાં ઊભા રહેતા હોય છે તેઓ કહી શકાય કે નાગરિકોના પ્રાથમિક પ્રશ્નો, નાગરિકોના જે પણ પાયાની સુવિધાનો પ્રશ્ન એ હોય છે એ ઉકેલતા નથી, ત્યારે છેલ્લું બટન નોટાનું આપ્યું છે તે દબાવવામાં આવે। સાથે સાથે આજે વડોદરા શહેર જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને નોટા નન ઓફ ધી અબવ એનો મતલબ એ છે કે કોઈપણ ઉમેદવાર પસંદ ન હોય તો છેલ્લું બટન દબાવો। એનો પ્રચાર પ્રસાર રેડિયોમાં માધ્યમ દ્વારા, સાથે સાથે પેપરમાં, મીડિયામાં, તમામ ક્ષેત્રે આપે તેવી માંગણી કરતું આવેદનપત્ર વડોદરા શહેર જિલ્લા કલેક્ટરને પાઠવ્યું। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा के बालकृष्ण शुक्ल के चुनाव प्रचार में राजेंद्र त्रिवेदी, ज्योति पंड्या, नंदा जोशी भी शामिल हुए।
गुजरात के वडोदरा की रावपुरा विधानसभा बैठक पर बालकृष्ण शुक्ल भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बालकृष्ण शुक्ल अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी सूर्यमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन कर उन्होंने प्रचार की शुरुआत की, जिसमें बालकृष्ण शुक्ल के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति पांड्या, कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट करने की मतदाताओं से अपील की। इस दौरान वाड़ी स्थित स्वामीनारायण मंदिर के ईश्वर स्वामी द्वारा फूल माला पहनाकर बालकृष्ण शुक्ल का स्वागत किया गया और उन्हें जीत की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। बालकृष्ण शुक्ल ने रैली के जरिए राणावास, वाड़ी, रंगमहल, पोमली, फलिया और गाजरावाड़ी जैसे इलाकों में घूमकर प्रचार किया। यहाँ हमने सूर्यमुखी हनुमान से आज फिरनी का हमारा शुभारंभ किया है। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र भाई त्रिवेदी जी जो यहाँ के विधायक एवं मंत्री है, साथ में हमारे महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या, यहाँ के नामी डॉक्टर कौशल शेठ और साथ में बूथ समिति और पेज समिति सबके सभी कार्यकर्ता उपस्थित है और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता का उत्साह है और मतदार हमें जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि बालू भाई आप चिंता मत कीजिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो आपके माध्यम से न सिर्फ रावपुरा विधानसभा विस्तार के बल्कि पूरे बड़ौदा शहर की 5 विधानसभाओं के लिए मैं आपके माध्यम से नगरजनों को विनती करता हूं कि 5 तारीख को इसी प्रेम से मतों में परिवर्तित करके हमारे 5 उम्मीदवारों की अच्छी लीड से हम जिताओगे, ये मुझे अपने 144 विधानसभा के उम्मीदवार आदरणीय बालूभाई शुक्ला राणावास हनुमान जी के मंदिर से रैली निकाल रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और सब लोग आने वाली 5 तारीख को अपना अपना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए बालूभाई शुक्ला को देने जा रहे हैं। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो और पुरुषों की, सभी लोगों की ये एक उम्मीद है कि भाई बालूभाई को बहुत जंगी बहुमती से हमें विजय बनाना है, क्योंकि भाजपा ने काम ही बहुत सारे किए हैं, विकास के काम, और पिछले 25 सालों से लगातार अच्छी लीडरशिप वडोदरा शहर को मिल रही है। इस बार 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनने जा रही है और वडोदरा की 5 सीटें प्रचंड बहुमती के साथ हम जीतने जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में घाटलोडिया और असारवा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों विजय पटेल और जे मेवाड़ा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रचार करते हुए इन दोनों को जिताने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादा किया था बिजली फ्री करने का, तब भी कह रहे थे कुछ विरोधी पार्टियों वाले कैसे हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई और चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि पंजाब में भी हम बिजली फ्री करेंगे और ये हमारी गारंटी है। तब भी जो विपक्ष था वो कह रहा था पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो। हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूं आपके सामने, जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं। 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है, ये देख सकते हैं आप, बिल पड़े हैं बिजली के बिल, ये भी है। 25,000 बिल लेके आया हूं। कोई भी बिल आप चेक कर सकते हो, ले लो, नाम है, एड्रेस है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उस पर नाम लिखा हुआ। आज की डेट तक, टिल डेट, लगभग 75 लाख मीटर है पंजाब में बिजली के मीटर। 61 लाख घरों को बिजली का बिल 0 आया। मैं 25,000 तो एक जस्ट छोटा सा एक नमूना लेके आया हूं सिंबॉलिकली। 61 लाख आउट ऑफ 75 लाख जो मीटर हैं उनका बिजली का बिल 0 आया। और दिसंबर का जो बिल होगा उसमें 67 लाख का हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होती है तो
एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, कंजप्शन कम हो जाती है। और जनवरी का जो बिल होगा उसमें 71 लाख आउट ऑफ 75 लाख घरों का बिजली का बिल जीरो आएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बाद में आप बिल जो हैं वो देख भी लेना, कई तो माइनस में भी आए हैं, -50, -260। तो पहले से जो ज्यादा लिए हुए थे बिल, अब उसमें से माइनस मीटर का सिर्फ रेंट डाल के करते हैं। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने 15 अगस्त तक जनतक कर दिए, वो चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। 26 जनवरी तक हमारा टीचा 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक और बनाने, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। सेंटर की एक कमेटी है, उसने चेक भी किए हैं और वो संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं। हमने गारंटी दी थी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की, ओपीएस का हमने नोटिफिकेशन दे दिया, कैबिनेट में बात हो गई, बस आने वाले दिनों में उसका जो खर्डा तैयार करके मुलाजिमों के साथ बैठकर और वो भी हम चालू कर देंगे देने के लिए। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन थी, जितनी बार वो विधायक बनते थे उतनी बार की 60,000 ऐड होती रहती थी, चाहे वो 4 दिन के लिए विधायक रहा हो, लेकिन 60,000 हो जाती थी। कई विधायक ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था, अगर जीतते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है, कुछ बनता है, अगर हारते हैं तो 4.5 लाख या 5 लाख पेंशन है। प्रकाश सिंह बादल 8 बार रहे हैं, 8 बार एमएलए रहे हैं, और देख लो पहली की 75, बाकी 7 की 60 हजार, और बहुत से एमएलए से हैं जो 4-4, 5-5 बार जीते हुए। वो पेंशन हमने बंद कर दी कि भाई सेवा के नाम पे वोट लेते थे, सेवा की पेंशन नहीं होती। करोड़ों रुपया बचा, उसी करोड़ों रुपए से हम खजाने में डालकर ये चीजें कर रहे हैं। तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे है? सरकार का काम है टैक्स लेना और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पंजाब में, 9 पहले बने हुए हैं, 23 जिले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का आइडिया तब आया जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी और कितने लड़के लड़कियां जो है हमें यहाँ लेके आने पड़े। गुजरात की वडोदरा के अकोटा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार चैतन्य देसाई ने रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और 3 दिसंबर शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के अब 4 ही दिन बचे हैं। ऐसे में आज सुबह अकोटा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार चैतन्य देसाई ने डांडिया बाजार स्थित भगवान सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की और यहां से रैली स्वरूप अपने साथियों और समर्थकों के साथ निकले और जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से उन्हें बहुमत से जिताने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। आज हमारा कैंपेनिंग हमने शुरुआत किया है अकोटा विधानसभा मत क्षेत्र से और वार्ड नंबर 13 से डांडिया बाजार सिद्धिविनायक मंदिर से शुरू किए हैं और गुरुद्वारा होकर काफ़ी बड़ा विस्तार कवर करेंगे। और जिस तरह से प्रजा का प्रतिसाद और उमंग से हमको जो बुला रहे हैं उससे बहुत बड़ा अच्छा माहौल जम रहा है और बड़ी अच्छी मतों से हम जीतेंगे ऐसे आसार दिख रहे हैं। सर, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है, सब काफ़ी उमंग उल्लास से आ रहे हैं और मिल रहे हैं और सब पॉजिटिव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ और बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उनकी तरफ से। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा की सयाजीगंज बैठक से चुनाव लड़ रहे केयूर रोकड़िया ने अपने इलाके में मतदाताओं के घर घर जाकर हाथ जोड़कर चुनाव प्रचार करते हुए मतदान करने की अपील की। गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज होती जा रही है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को भी तेजी दे दी गई है। वडोदरा की सयाजीगंज बैठक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केयूर रोकड़िया भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केयूर रोकड़िया अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। केयूर रोकड़िया ने उंडेरा इलाके में मतदाताओं से हाथ जोड़कर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की।
आज सयाजीगंज विधानसभा की डोर टू डोर फेरनी हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुंडेरा 2 विस्तार के अंदर हम लोग घूम रहे हैं। अच्छी तरह हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं और उसके साथ नगरजनों का भी अभूतपूर्व सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो यह दिखाता है जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए कमिट किया है कि यहाँ गटर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था अच्छी तरह भविष्य में होगी। नई पानी का टांकी भी बनेगी, सम्प भी बनने वाला है, उसके साथ लाइनें भी लगाएगी और उसके साथ गटर व्यवस्था का भी सुचारू आयोजन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो यहाँ बड़ा जन प्रतिसाद हमें अच्छी तरह मिल रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में 29 तारीख को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी द्वारा भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर को होने जा रहे प्रथम चरण के मतदान को लेकर कल 29 तारीख शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार के सारे ढोल नगाड़े शांत हो गए। इनका सभी पार्टियों ने पूरा लाभ लिया। आम आदमी पार्टी द्वारा भव्य रैली और रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से पंजाब के सीएम भगवंत मान के आने की खबर से भारी संख्या में लोग उमड़े, लेकिन प्रचार समय पूरा होने के कारण लुधियाना के विधायक जीवान सिंह सांगोपाल और अरविंद सोलंकी की मौजूदगी में रैली और रोड शो का आयोजन किया गया। भगवंत मान काफी देर बाद आए और चुनाव प्रचार का समय पूर्ण हो जाने की वजह से आचार संहिता का भंग ना हो, इसको लेकर वे अपनी कार से नीचे भी नहीं उतरे और वहां से निकल गए। इस रैली को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन से तंग आ गए हैं और परिवर्तन चाहते हैं। हम 10-15 दिनों के गुजरात के हालात देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जो 27 साल का कुशासन जो बीजेपी ने किया, लोगों का बुरा हाल, वो घर घर जाके हम सारी टीम देख रहे हैं। जो बीजेपी और कांग्रेस ने रल के गुजरात को लूटा है, उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हम सारे गुजरात के लोगों को, दसाड़ा विधानसभा के लोगों को पंजाब की टीम की तरफ से बेनती करते हैं कि एक एक वोट, जैसे पंजाब में सरकार बनी है, ऐसे गुजरात में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुजरात के हालात बहुत माड़े हैं। एक मौका अरविंद केजरीवाल को जरूर दो। હું છું વડોદરાનું નાક, હું છું માંડવી, મારી ચારેય દિશાઓ ગેંડીગેટ, પાણીગેટ, લહેરીપુરા અને ચાપાનેર દરવાજાઓથી સુશોભિત છે। એક જમાનામાં થતા રમખાણોનો પણ હું સાક્ષી છું। કર્ફ્યુને જોએ 27 વર્ષ વીત્યા। આજે મારા આંગણે સુખ અને શાંતિને જોઈ હું હરખાઉં છું। મને રાવપુરા પર ભરોસો છે અને રાવપુરાને ભરોસાની સરકારના ભરોસાના નેતા બાળકૃષ્ણ શુક્લ પર જીતશે ભરોસો, જીતશે ભાજપ, જીતશે બાળુભાઈ, જીતશે રાવપુરા, આપણું રાવપુરા, જીતશે રાવપુરા। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर वडोदरा भाजपा ने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर मामले पर विरोध जताया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। राष्ट्रीय नेता भी राजनीतिक दलों का प्रचार करने में जुटे हैं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 माथे का रावण बताया था। वडोदरा भाजपा द्वारा इस बयान पर आपत्ति जताते हुए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर मल्लिकार्जुन को इस बात पर माफी मांगने की मांग की गई। देखिए, उनका मैं कहूँगी दिवालियापन है ये। जब वो उनको कुछ मिलता नहीं है तो वो इस तरीके की स्टेटमेंट देने लगते हैं। उन्हें पता है वो बुरी तरह से यहाँ हार रहे हैं और इस तरीके की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इसके बाद उनके जो कैंडिडेट हैं उनकी ज़मानत और जब्त होगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जैसे एक सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति, मैं कहूँगी कि गुजरात के बेटे, गुजरात की जो मान है, शान है, इस देश की शान है, उनके लिए जब ऐसी बात कही जाती है तो यहाँ की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको जनता आगे आने वाली 1 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन में उनको जवाब देने वाली है। 8 तारीख को आप देख लेंगे कि क्या होगा। लेकिन हम यहाँ आवेदन करने आए हैं कि वो खड़गे जी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है खड़गे, उन्होंने जो वाणी विलास किया है वो कांग्रेसियों की
जो वो अपराजित होने वाले हैं उनके लिए उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका ऐसा वाणी विलास साखने से सहन करने में से वालों में से ये कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, न भूतो न भविष्यति। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी जो परिणाम चुनाव में आने वाले हैं उनमें ये कार्यकर्ता उनको ये जवाब मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। तभी अभी फ्रस्ट्रेट होके जो ये हमारे संवैधानिक पद है, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के बड़ा प्रधान है, उनके लिए जो उन्होंने बोला है, उनकी कार्यकर्ताओं में जो हमें अभी हमारा बिल्कुल भी ये कांग्रेसियों का जो वाणी विलास है वो साखने वालों में से हमने कलेक्टर कचेरी हम आज पहुंचे हैं और कांग्रेसियों को आगे ये जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। आने वाले चुनाव अभी जो 2-3 दिन ही बाकी है उनका परिणाम आएगा, तब कांग्रेसियों को जवाब मिलेगा कि ये देश का जो बड़ा प्रधान है, एक संवैधानिक पद है, वो हम सबके लिए बड़ा प्रधान का पद एक आदरणीय पद है। अत्र तत्र सर्वत्र जिस तरह से भाजपा का केसरिया लहराने वाला है, न भूतो न भविष्यति भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। उनके फ्रस्ट्रेशन में ये खड़गे जी ने जो अपनी वाणी विलास का उन्होंने अपना जिस तरह से बर्ताव किया है वो साखने वाले में से हम लोग नहीं है। अभी कलेक्टर कचेरी इसीलिए ही हम आवेदन पत्र देने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात के वडोदरा के 146 पादरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चेतन सिंह झाला गांव-गांव में डोर टू डोर प्रचार कर उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में दूसरे चरण में यानी 5 दिसंबर को मतदान प्रस्तावित है, जिसका चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। वडोदरा की पादरा विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार चैतन्य सिंह झाला भी जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए चैतन्य सिंह झाला लोगों से जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। चैतन्य सिंह झाला ने पादरा के मासा रोड, कणझट समेत के गांव में जनसंपर्क कर वोट करने का आह्वान किया। इस दौरान चैतन्य सिंह झाला को खूब जन समर्थन भी मिल रहा है। आज रोज पादरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवाરની પ્રચાર ફેરણી માસર રોડ બજારથી શરૂ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં બજાર અને ગામના ભાઈ બહેનોને મળીને ખૂબ જ આનંદ થયો અને તેઓનો ખૂબ જ સારો એવો આવકાર છે। સાથે સાથે અગાઉના કોઈ ધારાસભ્યો આ બજાર બાબતે કે ગામ બાબતે કોઈ પ્રકારની કાળજી લીધી નથી અને ક્યારે પણ જોવા મળ્યા નથી। એવી ઘણી બધી ફરિયાદો બીજા ઉમેદવારો પ્રત્યે પણ હતી, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે અમને ખૂબ જ સારો આવકાર મળ્યો છે અને સાથે સાથે જીતનો પણ વિશ્વાસ અમને અપાવ્યો છે। गुजरात के वडोदरा शहर में वीआईपी रोड पर कार्यरत ब्राइट स्कूल सीबीएसई में वार्षिक खेल उत्सव उत्साह के साथ आयोजित किया गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद अब फिर एक बार पूरे गुजरात में स्कूलें सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। इसी के तहत वडोदरा के वीआईपी रोड पर कार्यरत ब्राइट स्कूल सीबीएसई में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें फाइनल प्रतियोगिताओं में 96 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों के लिए तरह तरह की रेस समेत की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। आज ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट वीआईपी रोड पे स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन किया गया। आज फाइनल राउंड था और हर साल हम ये स्पोर्ट्स डे करते हैं। बच्चों ने पार्ट लिया है और जो भी फाइनल में हुए बच्चे उनका आज फाइनल राउंड हुआ। जो बच्चे विन हुए उनको हमने सम्मानित किया, अवार्ड्स दे के, मेडल्स दे के, और पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से आए हैं, बहुत अच्छी मात्रा में आए हैं और उन्होंने भी एंजॉय किया। ये हम इस साल हर साल रखते हैं स्पोर्ट्स डे, क्योंकि बच्चों में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप हो और एक कंपटीशन की भी भावना हो। गुजरात के वडोदरा शहर में शहरवाड़ी विधानसभा से कैबिनेट मंत्री मनीषा वकील के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गुणवंत राय परमार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। शहरवाड़ी विधानसभा बैठक पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार गुणवंत राय परमार को टिकट दिया है। उन्होंने फिर एक बार भारी संख्या में उपस्थित समर्थकों के साथ शहरवाड़ी विधानसभा इलाके में चुनाव प्रचार किया। 141 शहरवाड़ी विधानसभा की योगेश्वर टाउनशिप में गुणवंत राय परमार ने कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर कांग्रेस के पंजे पर बटन दबाने की लोगों से अपील की। मैं शहर विधानसभा 141 के मतदारों के बीच में हूं। आज मेरा वार्ड नंबर 4 का
जो योगेश्वर टाउनशिप बोलता है वह 1500-1600 मकान हैं। इसके बीच में मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे वार्ड के प्रेसिडेंट वर्मा जी है, मेरे बहनों मेरे साथ है, युवानों मेरे साथ है, बुजुर्ग भी मेरे साथ है, मेरा यूथ कांग्रेस का लड़का सब साथ में है। इसके साथ में रख के आज मेरा 11 दिन है। इस जाके मुझे वही बात मैं करता हूँ कि आप मुझे मत दीजिए, चुनाव में जीत के आपका जरूर मैं आपका जो भी प्रश्न होगा मैं साथ के बैठ के निकाल करूँगा। गुजरात के वडोदरा की पादरा विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार दीनू मामा को चुनाव प्रचार के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके चलते उम्मीदवारों में चुनाव प्रचार को लेकर भारी जोश है। वहीं दूसरी और पहले चरण के मतदान 1 दिसंबर को होंगे, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो गया है। पादरा विधानसभा मतक्षेत्र की यदि बात करें तो यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार दीनू मामा को समग्र तहसील में भारी जन समर्थन मिल रहा है। आज उन्होंने ब्राह्मणवशी गांव में अपना प्रचार कार्य शुरू किया। उसके बाद मासा रोड और कंछट में उन्होंने जनसंपर्क किया, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दीनू मामा ने पौराणिक मंदिर नीलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कंछट गांव के लोग उनके साथ फेरनी में भी जुड़े। यहां के व्यापारियों ने भी उन्हें बढ़िया प्रतिसाद दिया। लोगों ने उन्हें जीत का विश्वास दिलाया। પાદરા દીનુ મામા અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાઈ હતી અને અમને કંજટ ગામે અમે એમની ફેરની માટે લઈ આવ્યા છે અને એમને ગામ તરફથી પૂરેપૂરો સહકાર મળે છે અને પ્રસિદ્ધ છે એવું મળે છે કે દરેક ઘેરથી લોકો એમની જાતે જ આવે છે અને મામાને આવકારે છે કે ભાઈ મામા આ વખત તમને જ મત આપવાનો છે। ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય, એના ઉમેદવાર હોય કે ગમે તેના ઉમેદવાર હોય, પણ અપક્ષ જ ઉમેદવાર દીનુ મામા આટલા વર્ષોથી ચાલતા હતા અને ચાલી જ રહેલા છે। દરેક ગરીબનું કામે કર્યું છે અને દરેક ગરીબનું કામ કરવા અત્યારે તૈયાર છે। એટલે એ અપક્ષને મત આપવા માટે લોકો એમની જાતે જ એવું કહે છે કે ભાઈ અમે અપક્ષને જ મત આપવાના છે। પાર્ટી હશે આ વખત 5 વર્ષ ભૂલી જઈશું, પણ કોંગ્રેસ હશે કે ભાજપ હશે એને કોઈ સહકાર આપવા તૈયાર નહીં। મારા ગામની અંદરથી આજે કમસે કમ 500 માણસ મોમાની જોડે ફર્યું છે, 500 માણસ ત્યાંથી આવ્યું છે, 1000 માણસની ફેરની ચાલી છે અને લોકો ભૂખે ને તરસે મોમાની જોડે ફરે છે। એવું અમારું કહેવું છે કે ભાઈ મામાને જ મત આપો અને મામાને વિજય બનાવો। લગભગ બીજી તારીખે પાદરા તાલુકાના દરેક ગામમાં પ્રવાસ પૂરો થઈ જશે। ગામે ગામ સરપંચો, મારા સાથી મિત્રો, વડીલો અને યુવાન દોસ્તોએ સાથે મળીને કુકરના નિશાન પર મત અપાવવા માટે નીકળેલા હોય। ગામે ગામ ખૂબ સારો આવકાર મળે છે। 1998થી ચૂંટણી લડતો આવેલો હોય, આ 6ઠ્ઠી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડું છું। મેં હારી જવું કે જીતી જવું, પાદરા તાલુકાની જનતાની સાથે રહેલો છું અને સુખ ને દુઃખના ટાઈમમાં દરેકના જોડે ભાગીદારી રાખેલી હોય, નિભાવેલી હોય। આ વિધાનસભાની ચૂંટણી ઉંમર દિવસે વધતી જતી હોવાથી 70 વર્ષ બાદ આ 65મું રનિંગ ચાલુ છે। 70 વર્ષ બાદ પાદરા તાલુકાની જનતાની સેવા કરશું। 1994થી જ્યારથી મેં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારથી તમામ સમાજના આગેવાનોને અને તમામ વર્ગના લોકો સાથે મારે ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે, કૌટુંબિક સંબંધ છે અને હું કોઈ પણ પાર્ટીમાં હોઉં પણ હંમેશા સાચી વાત સાથે રહેલો છું અને સાચી વાતને સત્ય પુરવાર કરવા માટે જે કંઈ કરવું પડે બધું જ કરતો હોય ત્યારે ખૂબ સારો આવકાર મળી રહ્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ખૂબ ઉમળકાભેર મને બધાનો સહકાર મળી રહેશે એવી આશા છે। गुजरात के वडोदरा शहर के ऐतिहासिक इमारत न्याय मंदिर के स्थापना दिवस पर पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा न्याय मंदिर का चित्र बनाया गया। गुजरात का वडोदरा शहर यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया शहर, जहां आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती है। ऐसी ही एक इमारत है वडोदरा के मध्य में स्थित न्याय मंदिर। न्याय मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के आर्ट्स से जुड़े छात्रों ने न्याय मंदिर का चित्र बनाया। इन चित्रों की प्रदर्शनी 2 दिसंबर को आयोजित की गई है। न्याय मंदिर के लिए क्योंकि उसकी बर्थ एनिवर्सरी है और हम लोग को ऐसा बोला है कि एक आर्टिस्ट उसको किस नज़रिए से देखे वो बताए।
मैं पारुल यूनिवर्सिटी से आई हूँ एंड मैं पेंटिंग के स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज हमारे न्याय मंदिर की 126th एनिवर्सरी है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं हमारे हेरिटेज को लेकर। ये न्याय मंदिर गायकवाड़ किंग ने बनवाया था और यहाँ पे वो जस्टिस करते थे, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको बना पा रहे हैं। गुजरात के भरूच के झगड़िया में रायसिंहपुरा गांव में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। इस मामले में भाजपा के तालुका पंचायत प्रमुख सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। झगड़िया तहसील के रायसिंहपुरा गांव में एक युवक ने पिटाई के डर से मानसिक दबाव में आकर कमर के बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक को खुदकुशी के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए तालुका पंचायत के उप प्रमुख सहित 4 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में तालुका पंचायत के भाजपा उपाध्यक्ष शामिल होने के चलते शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, जिस पर पूर्व विधायक महेश वसावा समेत के बीटीपी के पदाधिकारियों ने पुलिस थाने के बाहर बैठकर आंदोलन किया, जिसके बाद तालुका पंचायत उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ मौत के लिए उकसाने और एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया है। इस समग्र मामले की जानकारी मृतक आकाश की बहन सोनल ने दी। वहीं भरूच जिला महिला मोर्चा प्रमुख कोकिला तड़वी ने प्रकाश देसाई के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की। જે આકાશભાઈ સાથે રાયસિંગપુરામાં જે બનાવ બન્યો છે એ ઘણો ગંભીર છે। એક અમારા આદિવાસી સમાજને લંછનરૂપ છે, જો બહારના આવીને અમારા બાળકોને આવી રીતે હેરાન કરતા હોય એ અમે ચલવી જ નહીં લેગો। આગળના દિવસે અમારા આદિવાસી સમાજ રોડ પર હશે। જો પ્રકાશભાઈ દેસાઈને આ ન્યાય નહીં આપે, અમારા થકી જો સરકાર નહીં ન્યાય આપે તો અમારું ઉગ્ર આંદોલન ચાલુ રહેશે અને રોડ પર અમારી પબ્લિક આવી જશે, જેથી સરકારને અમારી આગ્રહ વિનંતી છે કે અને તાત્કાલિક એમનો નિર્ણય આપે અને પ્રકાશ દેસાઈને એની સામે કડકમાં કડક પગલાં લે, એ અમારી માંગણી છે। જે હાલ આ બનાવ બન્યો એ મારા પોતાના ભાઈ સાથે બન્યો છે। રાયસિંહપુરા ગામે બન્યો આ બનાવ અને જેમની ધાક ધમકીના લીધે આ બનાવ બન્યો તેમનું નામ છે પ્રકાશ દેસાઈ, નગીન માધ્યા, સનાભાઈ, વાસુદેવભાઈ અને ગણેશ બચુ। આ 5 જણની ધમકી। 3 મારો ભાઈ ઉમરલાથી આવતો હતો ફાર્મ હાઉસેથી, એ લોકો 3 જણ ગાડી લઈને દોડ્યા। હોરી ચકડા પાસેથી આવીને એ લોકો રિટર્ન વળી ગયા। મારો ભાઈ ફળિયામાં આવી ગયો તો રિટર્ન વળી ગયા। આગળ બીજો એમનો માણસ હતો જે નગીન માધ્યા, એને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી મારા ભાઈને કે હા તારા પ્રત્યે જે બસ કેસ બન્યો છે તેમાં સાક્ષીમાં મેં એ કર્યું છે અને તારેથી જે થાય તે કરી લેજે। અમારો સાહેબ, અમારો પ્રકાશ દેસાઈ બેઠેલો છે, પોલીસ સ્ટેશન અમારા બાપનું છે, ખુલ્લેઆમ અમે તમારા ટાટિયા ભાંગી નાખીશું, આવી ધમકી મારા ભાઈને આપી। તે ધાક ધમકીના લીધે મારા ભાઈએ આવી આત્મહત્યા કરી। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। अक्सर आप मुझे देख रहे हैं गुजरात का चुनावी मूड के तहत मैं गांव-गांव लोगों के पास घूम रही हूं, मगर आज स्टूडियो में बैठकर गुजरात का चुनावी मूड पर हम बात करने वाले हैं। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो हमने ग्राउंड पे जाके सुना, मगर आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने कई सालों तक वडोदरा शहर में MS यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस विभाग में अपनी सेवाएं दी और युवाओं को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। उनका परिचय कराऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे अहम अधिकार जो जनता के पास होता है वो होता है मताधिकार, मत देने का अधिकार। जैसे चुनाव आते हैं, हर पार्टी अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो घोषित करती हैं और उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें बताती है कि हम ये कर देंगे प्रजा के लिए, हम ये नए चीज़ें लेकर आएंगे, हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे, ये सारी बातें होती हैं। मगर पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, अब मैनिफेस्टो में फ्री वाला जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते थे
वैसी बातें मैनिफेस्टो में की जाती हैं। और ये शुरुआत हुई थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने जो शुरू किया और फिर उन्होंने वो बातें अपनाई भी, लोगों को वो दिया भी। अब जब आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव के लिए आई तो उन्होंने भी ऐसा, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करने की शुरुआत की। और फिर यहाँ की दो जो पार्टियां ऑलरेडी हैं उन्होंने भी ऐसे ही मैनिफेस्टो बनाए। अब इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में 3 पार्टियां मैदान में हैं। लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, कौन सी पार्टी के साथ जाएं और कौन से मैनिफेस्टो में हमारे लिए कुछ अच्छी सुविधा, अच्छी बातें बताई गई हैं। सभी फ्री की बातें कर रहे हैं और मैनिफेस्टो में सिर्फ ये बातें हुई हैं। जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तब कोई भी विकास की बात, लोगों के लिए कोई बात नहीं हो रही है। जो गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने किया है उसकी बातें हो रही हैं। खैर, ये चुनाव प्रचार की सब बातें हैं, मगर अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं कि हमें अब अपना अधिकार का इस्तेमाल करना है और वोट देने जाना है, तो क्या सोच कर जाएं, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। मैंने जैसे जिक्र किया, पॉलिटिकल साइंस के पूर्व प्रोफेसर सुकूल सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सालों बाद आज वीएनएम पर ये चेहरा फिर आप सब देखेंगे। बहुत सालों तक सर ने हमसे बात की है, तो बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मैंने जैसे जिक्र किया कि किस सोच के साथ मतदाता बूथ पर पहुंचे, वोटिंग बूथ पर पहुंचे, वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि सोच क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न के संदर्भ में थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड ले लूं, क्योंकि आपने जैसा कहा आज का यूथ जी वो वोट देने जा रहे हैं जी, और वो किस सोच से जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम हमारे यूथ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वो क्या कुछ नहीं देखा है जो शायद देखा होता तो आज ये प्रश्न इतना गंभीर ना बनता। लेकिन वो गंभीर इसलिए बन गया है कि हम उन यूथ के समक्ष खड़े हैं और वो यूथ खुद वोटिंग बूथ पे पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने शायद हमारा स्वतंत्रता संग्राम कैसा हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों ने क्या क्या आहुतियाँ दी हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ये सब उन लोगों ने सोचा था। हम लोगों ने भी समझा, आपने भी शायद इसको समझा होगा, अनुभव किया होगा। तो जिन अनुभवों से हम गुजरे हैं, शायद उसका 1% भी हमारे यूथ ने ना अनुभव किया है, ना वो उसके बारे में जानते हैं और ना शायद उन्हें पढ़ाया गया है। कम से कम हमने भी नहीं पढ़ाया। तो इतिहास बन के रह जाता है। और ये हमारे देश की खासियत है कि हम इतिहास से कभी कुछ सीखते नहीं हैं। तो जब तब नहीं सीखा तो अब क्या सीखेंगे। इसीलिए ये प्रश्न और भी गंभीर है कि आज का यूथ जब वोटिंग बूथ पे जाएगा तो वो क्या सोच के साथ जाए। ये सोच की बात आई कहाँ से सर? हाँ। सोच वाली बात, क्योंकि जब सोचने की बात आती है तो यानी कुछ तो ऐसा है कि हमें सोच बदलने की ज़रूरत आन पड़ी है, या ये सोच का मुद्दा उठा है। बिल्कुल, ये सोच का मुद्दा जो है ये 2 कारणों से उठ सकता है जी। एक तो उठता है जब हमारी सोच को कोई ठेस लगती है या हमारा कोई भ्रम टूटता है, और दूसरा जब भ्रम टूटता है हमारा तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और वो जैसे कि हम बहुत सी धारणाएं, बहुत सी मान्यताओं के आधार पर अपनी सरकार को भी चलाते हैं, अपने देश को भी चलाते हैं, अपने प्रजातंत्र को भी चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक इन बातों का अनुभव है ये हमारे यूथ को नहीं है, ना उन्हें हमारी धारणाओं के बारे में मालूम है, ना हमारी मान्यताओं के बारे में मालूम है। तो उनकी सोच में इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी सोच में जो प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा, जो एक तरह से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी सोच में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो उन्हें जो दिखाया जा रहा है, और वो कहिए तो दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, वो कुछ ऐसा दिख रहा है उनको कि सब कुछ सुनहरा भविष्य है। उन्हें जो दिखाया जा रहा है वो एकदम सुनहरा भविष्य है, और वो उससे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को।
जब वो उससे आइडेंटिफाई करते हैं तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो ये कर्तव्य अब उनके ऊपर है, ये दायित्व उनके ऊपर है, जो उनको जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक यूथ का सवाल है, ये हमारा यूथ वो सोच रहा है जो उन्हें दिखाया जा रहा है। और ये कुछ भी कह लीजिए आप इसको, कुछ उनकी किस्मत है कि उन्हें वही दिखाया जा रहा है वो देखना चाहते हैं, उन्हें वही सुनाया जा रहा है वो सुनना चाहते हैं। इसीलिए यूथ अपने आप को टोटली उससे आइडेंटिफाई कर रहा है जो उन्हें दिख रहा है। तो इसमें हम कुछ उम्मीद करें कि आगे जाके कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, ये समय ही बता सकता है। लेकिन जहाँ तक अभी ये प्रश्न का सवाल है, इसमें तो ये वही देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। जी जी। हम जब बात कर रहे थे, इस पर डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा, जब हम थे तब आपने गांधी जी का जिक्र किया जी। तो क्या उस वक्त भी ऐसी ही परिस्थिति से उनको भी गुजरना पड़ा था? गांधी जी के सामने जो समस्या थी वो बड़ी गहरी और गंभीर थी। सबसे बड़ी समस्या हमारी आबादी थी, सबसे बड़ी दूसरी समस्या हमारी विभिन्नता थी, सबसे बड़ी समस्या हमारे जो जाति धर्म, जिन बातों से हमारा पूरा जो विभाजन था, एक विभाजन जो था, उसको देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि अब एकजुट इनको कैसे किया जाए, एक सूत्र में इनको कैसे बांधा जाए। उसका एक ही तरीका था। गांधी जी ने जब अपनी नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो भुखमरी से गुज़र रही है। हमारे यानी 150 वर्ष की गुलामी में जो परिवर्तन आना था वो नहीं आ सका, और वो आ भी नहीं सकता था क्योंकि हम गुलाम थे। तो गांधी को सबसे पहले वो गुलामी की जंजीरों से देश को आज़ाद कराना था। दूसरा, उनको उन लोगों को साथ लेके चलना था जो जिनके लिए ये भविष्य बनाना चाहते थे। तो अब उनने देखा कि वो कैसे लोग हैं। तो गांधी जी ने देखा कि 90% लोग जो थे वो गरीब थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके साथ अब आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो गांधी जी के पास एक ही तरीका था कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को जब तक उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, अगर हम डिस्टेंस बना के रखेंगे, मैं एक नेता बन के ऊपर से प्लेटफॉर्म से बोलने जाऊंगा, तो मैं कभी इस देश का ना उद्धार कर सकता हूँ ना आगे ला सकता हूँ। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई के कुछ मार्ग गांधी जी ने चुन लिए। वो चुने उनने उनकी रहन सहन, उनकी सोच, उनका खान पान, ये जो थी, अगर उसको आप देखने जाएं तो उसमें कुछ था ही नहीं। हमारा जो देश की जनता की जो मेजॉरिटी थी, भूखी नंगी, बिल्कुल कपड़े नहीं, कुछ नहीं। तो गांधी जी ने भी अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करते हुए, इसीलिए सब लोगों के मन में मुझे याद आ रहा है कि एक बार चर्चिल से जब कहा गया कि तुम गांधी जी से मिलना चाहो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा आज़ादी का संग्राम चल रहा था, तो कई बार गांधी जी को जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था, वहाँ इंग्लैंड जाते थे वो। लेकिन चर्चिल ने ये कह के मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू मीट दैट नेकेड फ़कीर। गांधी जी की तुलना उस नेकेड फ़कीर से की गई। लेकिन वो ये भूल गया कि अधिकांश जनता हमारी उसी लेवल पे थी, और गांधी जी ने ये सूत्र पकड़ लिया कि जब तक मैं अपने आप को आइडेंटिफाई उनसे नहीं करूंगा जिनके अंदर परिवर्तन लाना है, तब तक मैं इस देश का उद्धार नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने वही तरीका अपनाया और उसी के सहारे वो चलते चले गए। अब आज ये जो आपका प्रश्न है, इसमें सवाल ये उठता है कि आज का यूथ किससे आइडेंटिफाई करे। तो उसके पास तो रेडीमेड सोल्यूशन है, वो उसी से आइडेंटिफाई कर रहा है जो उसको दिख रहा है। उसके सामने रोजी पिक्चर है, सुनहरा भविष्य दिख रहा है। अब वो कहाँ तक सच होगा कि नहीं होगा, ये उसका भविष्य बताएगा। लेकिन अभी उसके सामने तो रेडीमेड सोल्यूशन है कि ये दिख रहा है तुमको, और ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, और तुम कर सकते हो, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। दिखाने वाले भी एक ही हैं और देखने वाले भी एक हैं, तो उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। जी जी। एक बात बहुत ज़्यादा उभर कर आई, जो मैं लोगों से मिल रही हूँ अभी ये चुनावी पूरी रणनीति जानने के लिए, लोगों के मन को जानने के लिए। तो मैं जो गांव का दौरा किया, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसे लोग मिले कि वहाँ महिलाएं ज़्यादा ऐसा कह रही थी कि हमारे तो गांव के जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भाई इनको वोट देना। ये एक बात आई। दूसरी बात ये आई कि महिलाएं ऐसा कहती हैं कि हमें तो हमारे हस्बैंड कहते हैं, उनको हम वोट दे देंगे। तो क्या ये पहले से ही चलता आ रहा है कि अभी ये ज्यादा है?
ये अभी से ज़्यादा, क्योंकि उनकी अपनी खुद की सोच है ही नहीं। जी, जैसा आपने कहा कि या तो हस्बैंड डिसाइड करते हैं या तो वहाँ का गांव का प्रमुख डिसाइड करता है, तो उनकी सोच है ही नहीं, खुद की सोच है ही नहीं, तो उस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी में थोड़ी दूरदर्शिता थी। जी, गांधी जी ने एक बड़ी पते की बात कही थी कि आज़ादी के इस संग्राम में नो डाउट एक पर्टिकुलर पार्टी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जी, वो जुड़ी रही शुरू से आखिरी तक, क्योंकि उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए और उन्होंने बड़े बड़े उदाहरण भी रखे लोगों के सामने। आज उन नेताओं की तुलना हम आज के नेताओं से कर ही नहीं सकते, तो वो नेता तो गुजर गए, चले गए, शायद ही कोई बचा हो। तो गांधी जी ने देखा कि जिस पार्टी ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, ऑलमोस्ट लोगों को मैस्मराइज कर दिया है, इसका एक खतरा भी हो सकता है। जो पार्टी अगर मैस्मराइज कर सकती है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकती है, क्योंकि लोगों के मन में बस गई है वो पार्टी। इसका एडवांटेज वो पार्टी ले सकती है, और जब वो पार्टी इसका एडवांटेज लेगी तो उसका जो नया रूप होगा वो एक अथॉरिटेरियन रूप होगा, कमांड के साथ करेगी, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने अपने संविधान में भी ये प्रॉमिस किया है, ये शपथ ली है कि हम एक प्रजातंत्र की आधारशिला डाल रहे हैं। तो प्रजातंत्र तभी संभव होगा जब वो पार्टी भी प्रजातंत्र को एक सच्चे रूप में मानती हो। तो गांधी जी ने एक सजेशन दिया, सुझाव दिया कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलती है, और जब मिल जाएगी 1947 के बाद, तो मेरा एक सुझाव है, ये बड़ी विडंबना है कि गांधी जी का पूरा साथ निभाया उस पार्टी ने आखिरी तक। और जब गांधी जी ने इतना अच्छा सुझाव दिया, बड़ा सोच के सुझाव दिया था, जो आपने प्रश्न पूछा ना, उसका ये उत्तर है। गांधी जी ने बोला कि जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है, मेरा यह आग्रह है उस पार्टी से जिसने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है कि वो अपने आप को भंग कर दे, डिसबैंड कर दे, और मैं उनके लिए एक नई भूमिका दे रहा हूँ। गांव-गांव में चले जाओ, तो कि भारत जो है वो अभी तो गांव में ही बसता है, गांव-गांव में चले जाओ। और न जाने कितने हज़ारों लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपना रोल निभाया है। तो मैं चाहूँगा कि ये सब लोग गांव-गांव में चले जाएं, और एक जागरूक नहीं हुआ है देश। स्वतंत्रता के बाद में चुनौती है, और जागरूकता लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें आप इससे पहले कि कोई और उनके दिमाग में कुछ और लाए, कुछ और भर दे, हम चाहते हैं कि आप जाके उनको जागरूक करो देश के प्रति, जागरूक करो उनके अधिकारों के प्रति, जागरूक करो वो अपेक्षाओं के प्रति, जागरूक करो कि वो किस तरीके से जो सरकार बनते हैं उनसे उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। ये बहुत ज़रूरी था। वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो जो मौका था, वो न कांग्रेस ने लिया न किसी ने किया। कांग्रेस को जो सबसे आसान तरीका लगा वो उसने अपना लिया। नो डाउट इतने साल तक उन्होंने रूल किया, लेकिन आज उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर गांधी जी की बात तब मान ली होती, जो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये उनकी वाइफ को ये पूछना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड जो कहेंगे उसको मैं वोट दूंगा, जो मेरे प्रमुख कहेंगे उसको मैं वोट दूंगा। अगर ये काम तब कर लिया होता तो आज देश में इतनी जागरूकता आ जाती, और ज़रूरी नहीं था कि लोग एजुकेशन के लिए स्कूलों में जाएं, कॉलेज में जाएं। ये जागरूकता का सबसे अच्छा साधन था, जो किसी ने वो नहीं किया। तो आज उनकी जो बागडोर है, उनका जो वो सब कुछ कंट्रोल है, वो किसी और के हाथ में चला गया। वही हमारे यूथ के साथ हो रहा है। वो सोच ही नहीं सकता। एक आखिरी बटन हमारे ईवीएम मशीन में दिया गया है, नोटा। अब नोटा के बारे में भी जागरूकता नहीं है। जैसे आप अभी जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो जब से नोटा आया, इसकी जिम्मेदारी जब भी इलेक्शन होते हैं, जो भी इलेक्शन होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंपी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों तक वो बात पहुंचाए कि आपको नोटा का इस्तेमाल करना है। तो नोटा के बारे में लोग कम जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। पहली बात तो ये है कि नोटा शायद ये सोच समझ के रखा गया है, ये ऑप्शन, कि बहुत से लोग हैं जो किसी भी पक्ष में अपना वोट नहीं डालना चाहते। लेकिन उसको रखने से उसका क्या पर्पस सर्व होता है, वो भी ये मेरी समझ के बाहर है, बड़ा मुद्दा। इसलिए मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बिना नोटा रखे, अमेरिकन डेमोक्रेसी की मैं बात करना चाहता हूँ, वहाँ पर नोटा नहीं रखा गया था, लेकिन वहाँ ये हुआ
कि कुछ समय के बाद लोगों ने सोचा कि हमारे वोट देने से या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो हमें मिलना था वो तो मिल चुका है, तो अगर हम वोट नहीं देना जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं एपैथी, एक शिथिलता आ गई लोगों के अंदर, वो शिथिल हो गए लोग, उनने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम वोट नहीं देंगे। तो अगर आप वोटिंग का परसेंटेज निकालोगे, अमेरिका में वोटिंग का परसेंटेज दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, लोगों को पड़ी नहीं है। और दुर्भाग्य से अभी तो हमारी डेमोक्रेसी को पनपना है, उससे पहले हमने नोटा ला के रख दिया। तो यहाँ पर होगा ये कि जो अब जैसे हमको अगर नोटा का चांस मिलेगा तो हम नोटे करेंगे, लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे उसी प्रजातंत्र को होगा जिसको हम बनाना चाहते हैं, और वो तभी बनेगा जब लोग अपने आप को व्यक्त करेंगे। और व्यक्त करने का एक ही साधन है मत। अपने मतों के अधिकार को जब वो करेंगे, यूज़ करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है, इसकी शख्सियत क्या है, इसकी ताकत क्या है। लेकिन उससे पहले आपने वो बता दिया कि नहीं, आप चाहो तो वो कर सकते हो। इतनी बड़ी आज जितने आपने जो बताया कि आज जो रैलियां हो रही हैं, जो भाषण हो रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, वोट के लिए हो रहा है। वोट के लिए, क्योंकि वोट इतनी बड़ी ताकत है जिसका महत्व शायद वो समझ गए हैं जो वोट मांग रहे हैं, जो देने वाले हैं उनको समझाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं समझे। और वो बिना सोचे समझे देने वाले हैं, क्योंकि उनको भी वही दिखाया जा रहा है जो वो देखना चाहते हैं, और वही सुनाया जा रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम कि नो डाउट हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, साइंस में भी प्रगति की है, और भी दूसरे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति का जो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हमारे घर में जो काम करने वाली आती है, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ जो गैस सिलेंडर आता है जी, वो कितने का आता है? तो उसने बड़े दुख से बताया कि आज वो गैस सिलेंडर 1080 रुपये का आता है, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप जो भी हमें पगार देते हो उसमें हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हम लाएं, अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो वही लाना पड़ता है। और जो भी है वो एक किस्म से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वर्टिकल वो चला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो कीमतें हैं जो उनने एक वर्टिकल ट्रेंड अख्तियार कर लिया है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे पेट्रोल का हो, खाने पीने की चीज़ों का भी हो, एक वर्टिकल ट्रेंड हम देख रहे हैं ऊपर चला जा रहा है, और आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अब ये बिना उसके सिलेंडर के उसका काम चलेगा नहीं, तो उसको तो मजबूरी में लेना ही पड़ता है, तो करे क्या? तो आज लोगों के सामने ऑप्शन भी नहीं है, न तो पॉलिटिकल ऑप्शन बचे हैं, ना इकोनॉमिक ऑप्शन बचे हैं। तो एक किस्म से जो चल रहा है वो चलाया जा रहा है, उसको बदलने का कोई तरीका नहीं है। बहुत सही जिक्र किया आपने कि शहर में ये मजबूरी है कि उनके पास में ना वो साधन है और ना ही जगह है उनके पास कि वो सिलेंडर के बिना अपना काम चला सके। मैं गांव में घूमी ये इन दिनों में, जब जहाँ भी गांव में गई, वहाँ पर ऐसा देखा मैंने कि सिलेंडर गैस की उसका सिगड़ी वो पड़ा है और वो महिला चूल्हे पे खाना बना रही है, ये देखा मैंने। और हर गांव में ये देखा मैंने, बिल्कुल हर महिला ऐसा कहती है कि सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा हैं, हम कैसे अफोर्ड करें। ये बहुत बड़ी, ये तो एक मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग सिर्फ महंगाई से परेशान हो रहे हैं और जद्दोजहद चल रही है 2 समय के खाने को जोड़ने की ये हालात हैं। खैर, नोटा की जो आपने बात की, आपको ऐसा, आपके मुताबिक नोटा की ज़रूरत नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि अभी जैसे आप कह रहे हैं ना कि सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच जब बदली जाएगी, जब तक एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेसी का आधार है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी में शामिल नहीं होंगे, तब तक ना तो आप सोच बदल सकते हैं, ना सरकार बदल सकते हैं। तो आपका पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टाइम में अगर आपने नोटा ला के रख दिया है तो ये तो आपने अपनी ही सहूलियत के लिए कर लिया। नोटा तो लोग कर देंगे, लेकिन उससे फ़र्क किसको पड़ा? हमने मान लीजिए नोटा यूज़ भी कर लिया, तो हम ये एक किस्म का न्यूट्रल है, वो ना हमें यहाँ से कुछ मिला ना वहाँ से कुछ मिला, ना हमारे वोट का और आप अपने वोट को ही तिरस्कार कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत दी है स्वतंत्रता के बाद हमको, हम उसी का तिरस्कार कर रहे हैं और हम अपने हाथ से कर रहे हैं।
तो हमें खुद बड़ी शर्म आनी चाहिए कि हम अपने अधिकार का। मगर कोई पार्टी भी नहीं पसंद, कोई कैंडिडेट भी नहीं पसंद, तो फिर उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है ना सर। हाँ नहीं, तो इससे एक मैसेज तो जा रहा है ना जी। अगर ये है तो ये सोच अब वहाँ से आनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट है, कुछ कमी है। अभी आज मैं देख रहा था और करीबन 15 दिन से देख रहा हूँ कि, और ये बड़ी विडंबना है, एक किस्म की पैराडॉक्स है कि उन लोगों की लिस्ट आ रही है जो इलेक्शन में खड़े हुए, उसमें उनका हिसाब किताब बताया जा रहा है कि उनके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनकी आज आया कि उनके पास में कितने उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। कोई भी करोड़पति से कम नहीं है और उनके अगेंस्ट में कम से कम 5 तो क्रिमिनल केस हैं ही, चाहे वो किसी भी पार्टी को, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टी का हाल एक सा है। इसको देखने के बाद अगर आप सोचने पे मजबूर ना हो तो फिर आपको और क्या चाहिए सोचने के लिए जी। उसके बाद भी आपको वोट देना है। अब मैं भी सोचता हूँ कि इन्हीं 10 में से किसी को वोट देना है, तो बेटर इवल देन वर्स, यही मैं करूँगा और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में भी मुझे वही करना पड़ेगा जो दूसरा करेगा। तो दूसरे की मति को फिराने के लिए कई तरीके हैं जो हो रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, आज सब जगह दिख रहे हैं। मेरे को अगर नहीं फिरा सकते तो मैं या तो नोटा करूँगा या तो इनमें से जो जिसके कम क्रिमिनल केसेस हैं उसको मैं वोट दे दूंगा। उम्मीद मुझे कुछ नहीं है। जो पार्टी ऐसा बोल रही थी कि ये पार्टी रेवड़ी बांट रही है, हाँ। वो खुद ही रेवड़ी बांटने पर मजबूर हो गए। वो मजबूरी है उनकी, बौखलाहट है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मगर जब उनका मैनिफेस्टो आया तब उन्होंने भी फ्री वाली बात अपना ली। खैर, सोच बदलने की बात है, तो सोच बदलने के लिए आपने एक एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दिया कि आप जो कैंडिडेट हैं उसका पूरा ब्यौरा आ रहा है, उसको आप पढ़ें, क्रिमिनल केस कितने हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, ये सारी चीजें आ रही हैं। इसके बावजूद भी लोग वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो देश के प्रति क्या सोचें वो, देश को प्यार करने वाली बात, जैसे आपने गांधी जी का बड़ा अच्छा जिक्र किया कि गांधी जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी। अब देश के प्रति उनको सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति उनको सोचना है, उनको जो सुविधाएं चाहिए, जो योजनाओं का लाभ चाहिए उसके प्रति सोचना है। क्या सोचें कि वोट किसको करना है, क्या सोच रखें तब? अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी भूमिका जो निभा सकता है वो है हमारा मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन आए, उनको वो बताया जाए जो उन्हें करना चाहिए जी। हम पॉलिटिकल साइंस में जब पढ़ाते थे तो एक बड़ी ख़ास चीज़ पढ़ाई जाती है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑल अबाउट गैप बिटवीन इज़ एंड ऑट, क्या है और क्या होना चाहिए। हमारा संविधान क्या है, क्या होना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे हैं, सरकारें जिनको हमने चुना है। ठीक है, अब सब कुछ है हमारे पास में, बिल्कुल हमारे पास में तैयार है। संविधान इतना अच्छा बंधारण बना के दिया हुआ है, कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक सरकारों का सवाल है, उनके सामने तो संविधान और बंधारण तैयार है जी। अब सवाल ये है कि जो वहाँ पर जाते हैं, चुन के जाते हैं, वो उनके द्वारा चुने जाते हैं जिनकी सोच में अभी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और वो परिवर्तन तब आ सकता है जो जहाँ से उनकी सोच में असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि मीडियम जो है, जो मीडियम है सबसे बड़ा पावरफुल, वो है हमारा मीडिया। अब ये मीडिया जो है, कम्युनिकेशन मीडिया, इसके ऊपर भी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ये मीडिया बिल्कुल जेन्युइन है और ये चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, और नहीं तो वही चलेगा जो चल रहा है। तो एक तो भूमिका मीडिया की आ जाती, दूसरी आ जाती जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि घर में कुछ विषयों के ऊपर बात होती ही नहीं है। तो जो हमारी खाने की टेबल या खाने जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पर इस विषय पर बात नहीं होती। वो एक जगह है जहाँ से किसी ने कहा था हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में कि होम इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर पॉलिटिकल साइंस, जहाँ से आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो वहाँ से
बातचीत होनी चाहिए, तो वहाँ ये मुद्दे बंद हो गए। चौपाल होती थी गांव में जहाँ पर लोग बैठ के बातें करते थे, वो ख़त्म हो गए। अब चौपाल न्यूज़ रूम के स्टूडियो में होते हैं। स्टूडियो में होते हैं और वहाँ पर वही डिस्कशन होता है, जो वो चाहते हैं वैसा होता है, जो जैसा मोड़ देना चाहता है। नाम दिया जाता है चौपाल, बस हकीकत में वो चौपाल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बातें होती हैं। काटा छीटी होती है और कुछ नहीं, छीटाकशी करते हैं और कुछ नहीं करते वो। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास में जो मीडिया है वो इतना ऑथेंटिक नहीं रहा कि जो लोगों के अंदर परिवर्तन ला सके। तो अब एक छोटी सी मुहिम चालू करनी पड़ेगी। अगर आज हम गिनने जाएं कि कौन से ऐसे मीडिया हैं जो अभी तक अपनी साख बनाए हुए हैं, तो जैसे कि VRM को ही ले लीजिए आप, एक लोकल लेवल है लेकिन उसकी एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। इस प्रकार की क्रेडिबिलिटी के अगर आप 4-5 मीडिया और रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे लाएं, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी, तो शायद लोगों की सोच में परिवर्तन आ सकता है। वहाँ पर ऐसे लोगों को बुलाएं जो वो बताएं जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को क्या सोचना चाहिए बस वही बताया जाए, तो इस तरीके से उनके अंदर लाई जा सकती है। इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति ना हो, नहीं, जो किसी के भी किसी पे प्रभावित ना हो। नहीं, बिल्कुल। जी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? वोट देने जब जाते हैं तो किस विचारधारा के साथ में? सबसे पहले तो आप अपने वोट को अंडर एस्टिमेट मत करो। बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथ में, उस वोट में आपकी ताकत है। और ये सोच लेना कि एक बार दे दिया तो बस हो गया, आपने 5 साल के लिए फ्री हो गए, नहीं। वो आप सरकार को बंधन में बांध सकते हैं, सरकार से अपनी अपेक्षाएं पूरी करवा सकते हैं। सरकार को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो उनको वोट दिया गया है वो उनके कर्तव्यों से बंधा हुआ है, वो एक खाली कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये एहसास जब तक नहीं होगा तब तक परिवर्तन आपके जीवन में आ नहीं सकता। लेकिन इसको लाने के लिए आपको अपनी भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आपकी कीमत, आपकी जो आप यू आइडेंटिफाई विथ वोट, आपकी आइडेंटिटी वोट के साथ बंधी हुई है। उसको ये बिल्कुल मत समझो कि ये कागज़ का टुकड़ा है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी ताकत उस मामूली कागज़ के टुकड़े से बंधी हुई है। लेकिन अगर आपने अपने आप को सस्ता कर लिया तो आप बिक जाएंगे। बिको मत। आप अपनी कीमत को अगर चाहते हो तो उसको वसूल करो, और उसको आप तभी वसूल कर सकोगे जब आपको मौका मिलता है आप अपने आप को असर्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट होकर चले गए, नहीं, उसके बाद में 5 साल तक आप चाहो तो उनसे सवाल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनको जगा सकते हो। ये यानी एक विजिलेंस जो है हमारे अंदर कांस्टेंट होनी चाहिए। ये विजिलेंस 5 साल में एक बार आए उससे कोई मतलब नहीं है। ये विजिलेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। हमेशा हमें जागरूक रहना पड़ेगा, और किसी के भरोसे रहें कि ये जागरूक करेगा तो गलत बात है। हमें ही जागरूक रहना पड़ेगा, और ये कर्तव्य हर नागरिक का है। और हम किसी पार्टी विशेष के विषय में नहीं कहना चाहते, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है। तभी जाके हमारे अंदर ये जागरूकता आएगी, और तब वो भी सही रास्ते पर चल सकेंगे और हम भी उन्हें चला सकेंगे, और हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुकुल सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। गुजरात का चुनावी मूड बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज हमने ऐसे ही कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की है कि आपका मूड, आपकी सोच किस और आप ले जाएं और फिर वोटिंग बूथ पर जाएं, ताकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने आप जा रहे हैं। क्योंकि आप जब जिम्मेदारी निभाएंगे तब आप हक मांग सकेंगे, और हक मांगने की ये जो ताकत है वो है वोट। और आप अगर वोट करते हैं तो ये ख्याल रखें कि 5 साल तक, सुकुल सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये 5 साल का प्रोसेस है। ये सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं है कि आप सिर्फ बटन दबाकर आ गए और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। जी नहीं, आपने बटन दबाया है तो आपकी जिम्मेदारी, हक मांगने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए 5 साल तक आपको लगातार प्रोसेस में रहना होगा। जिनको चुनकर आप लाए हैं उनके साथ में सवाल जवाब करने होंगे। आपके हक के लिए आपको उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानकारी रखना, उनके कार्यप्रणाली की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
तो वोट करने ज़रूर जाना है। जिसे भी वोट करें सोच समझकर वोट करें। आप जिसे भी चुनकर लाएंगे वो हमारे गुजरात की बागडोर संभालेगा या नहीं, वो कितना सक्षम है, हमारे गुजरात को और ज़्यादा समृद्ध कर सकेगा या नहीं, उसके बारे में हमें सबको ज़रूर सोचना होगा। VNM टीवी के साथ हमेशा जुड़े रहें। ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, OTT प्लेटफॉर्म जियो और वोडाफोन टीवी पर दिन भर खबरें देखते रहें और केबल पर आप रात को हमारे साथ जुड़ते रही हैं, वैसे ही जुड़ते रहें। नमस्कार। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।